चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कल एक क्वेश्चन दिया था, किस किसने कर लिया? कल एक क्वेश्चन दिया था, कुछ ऐसा था क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू। किस किसने अटेम्प्ट करा था? इनटू ln ऑफ एक्स का बॉक्स। सभी लिखना यस, जिस जिसने अटेम्प्ट करा है। जब 1 से लेके 3 पे बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट। जब 3 से लेके 3.5 जिस जिसने करा है सबके सब यस लिखना। अभी तक 12 ही यस आया, 12 ही लोगों ने करा क्या? जो आलसी लोग यस नहीं लिख रहे हैं वो भी यस लिखो, अगर करा है अटेम्प्ट तो। शुरू करते हैं कहानी। तो एक एक करके प्रोबेबल पॉइंट लिखेंगे। इसका प्रोबेबल पॉइंट चैट बॉक्स में लिखो, इसका प्रोबेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चैट बॉक्स में लिखो। बिल्कुल सही जवाब 2। इसके प्रोबेबल पॉइंट, इसके प्रोबेबल पॉइंट बॉक्स ऑफ ln x में जब जब ln x इंटीजर बनेगा तब, ln x का मतलब क्या होता है? log बेस e x। तो ये इंटीजर कब बनेगा? ये बनेगा इंटीजर कब बनेगा? ये बनेगा e की पावर 0 पे, e की पावर 1 पे, e की पावर 2 पे, एंड सो ऑन ऐसे। लेकिन 1 से 3 में देखना है तो ये और ये आएगा e स्क्वायर, मेरे ख्याल से नहीं आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? 1 से 3 में देखना है e स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर आगे चला जाएगा, तो ये दोनों आ गए। अब इस पे चलते हैं, इसका बोलो। जब जब एक्स स्क्वायर इंटीजर बनेगा तब तब हो सकता है। एक्स स्क्वायर इंटीजर जब x 3 से 3.5 है तो ये देखते हैं कि x क्या क्या वैल्यू ले। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, देख के बताओ आराम से। जब जब एक्स स्क्वायर इंटीजर बनेगा तो इन वैल्यूज में से एक्स स्क्वायर इंटीजर कब बनेगा बोलो? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। x अगर 3 से 3.5 है तो x स्क्वायर 9 से 3.5 का स्क्वायर बता सकते हो? 3.5 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली जैसे ही बताओ, 12.25 ऐसा कुछ है, 12.35 जो भी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वैल्यू ले सकता है, एक्स स्क्वायर जो वैल्यू ले सकता है वो 10, 11 और 12, ये तीन वैल्यूज ले सकता है। एग्री करते हो इस बात को? मैंने कहा एक्स स्क्वायर जब इंटीजर होगा तो डिसकंटिन्यूटी कॉज हो सकती है। तो 10, 11, क्योंकि एक्स स्क्वायर 9 से लेके 12.25 तक था तो यही तीन बने। तो इसका मतलब 2, 1, e, √10, √11, √12, ये प्रोबेबल पॉइंट्स आए। ये 1 है, ये e है, ये 2 है, ये तीन पहले ही निकाले हुए थे। √10, √11, x की वैल्यू क्या आई यहाँ से? √10, √11, √12, जो कि इस इंटरवल में लाए करती है। तो तुम्हें ऑब्जर्व हो गया कि ये 6 पॉइंट प्रोबेबल पॉइंट्स हैं जो डिसकंटिन्यूटी कॉज कर सकते हैं। इसमें से गारंटेड पॉइंट्स तो ये तीन तो है ही, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें तो ये है। इनमें हो सकता है, अच्छा एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, फ्लक्चुएटिंग पॉइंट, 3 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। एक हमने पॉइंट छोड़ा है फ्लक्चुएटिंग, वो तो देखा ही नहीं अभी, फ्लक्चुएट कर रहा था। तो एक ये भी है, तो टोटल ये 7 पॉइंट्स दिख रहे थे, जिसमें से ये तीन तो गारंटेड आएंगे ही आएंगे। एग्री करते हो इस बात को कि ये आएंगे, क्योंकि ये तो अकेला यही ला रहा है, तो ये तो बता ही रहा है कि डिसकंटिन्यूअस हुआ इंटीजर पे। ये जो आ रहे हैं, ये जो फ्लक्चुएटिंग वाला हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, वो इधर और इधर लिमिट डाल के करेंगे। ये जो तीन आ रहे हैं, ये जो तीन 2, 1, 1 कैसे आया? e की पावर 0 से, क्योंकि इस पे ये इंटीजर बनता है। तो ये जो तीन आ रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कुछ कैंसिल भी हो सकते हैं। तो देखते हैं जरा एक एक करके। जब मैं, अब देखो ओरली ऑब्जर्व करूंगा इस बारी, वैल्यूज डाल के नहीं करूंगा। ये तीन आ गए गारंटेड है, मैं ई को ऑब्जर्व करता हूं। ई के नेबरहुड में
क्या ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा, यस या नो? ई के नेबरहुड में क्या सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू अपनी वैल्यू चेंज करेगा, यस या नो? बिल्कुल नहीं करेगा। ये अपनी वैल्यू बदलेगा ई के नेबरहुड में? ये अपनी वैल्यू बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अगर मैं ई की बात करता हूं तो ई से जस्ट राइट में क्या वैल्यू देगा ये? ई के जस्ट राइट में क्या वैल्यू देगा ये? 1 वैल्यू देगा। और ई के जस्ट पहले क्या वैल्यू देगा? ये 0 वैल्यू देगा। तो एक बार 1 आया, एक बार 0 आया, इसने हमेशा 1 ही देना है। तो क्या ई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, यस या नो? बिल्कुल होगा। 1 पे चलते हैं। 1 के नेबरहुड में क्या ये अपनी वैल्यू बदलेगा, यस या नो? 1 के नेबरहुड में ये अपनी वैल्यू बदलेगा, यस या नो? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये बदलेगा। एक बार 0 देगा, एक बार -1, क्योंकि ln 1 कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं ln ऑफ 1 प्लस पूछूं तुमसे और ln ऑफ 1 माइनस पूछूं का बॉक्स मतलब, तो दोनों अलग अलग होंगे ना। ये 0 प्लस आएगा तो 0 देगा, ये 0 से थोड़ा कम आएगा -1 देगा। तो ये भी प्रोबेबल मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान से इस 2 की तरफ देखना, ध्यान से इस 2 की तरफ देखना। 2 पे ये भी अपनी वैल्यू बदल रहा है, ये भी अपनी वैल्यू बदल रहा है क्या नहीं? इन दोनों में ई और 1 में क्या हो रहा था? इसने अपनी वैल्यू फिक्स कर दी थी। लेफ्ट में भी राइट में भी इसने अपनी वैल्यू फिक्स रखी हुई थी, और वो फिक्स वैल्यू भी नॉन जीरो थी, क्योंकि जब मैं ई डाल रहा था तो ये 1 ही बन रहा था हमेशा, और 1 इंटू दिस यही बना, तो इसने डिसाइड कर लिया। जब मैं ये 1 डाल रहा था तो ये हमेशा -1 बन रहा था, तो -1 इंटू दिस फिर भी इसने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब 2 पे ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है और ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 2 को चेक करना होगा। जरा 2 को चेक करके बताओ लेफ्ट और राइट से। 2 पे चेक करके बताओ लेफ्ट और राइट से। 2 पे 0 आ रहा होगा हर तरफ से, जैसा कि जब मैं चैट बॉक्स में पढ़ पा रहा हूं। टू पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमेशा 0 बनेगा, ध्यान से देखो। 2 पे ये हमेशा ln ऑफ 2 प्लस का बॉक्स लोगे या फिर ln ऑफ 2 माइनस का बॉक्स लोगे, दोनों में ही क्या बनेगा? 0 बनेगा। और 2 पे भी ln ऑफ 2 का बॉक्स भी 0 होता है। तो भले ही ये अपनी वैल्यू बदल रहा था, भले ही ये अपनी वैल्यू बदल रहा था, एक बार -1, एक बार 0, एक बार 1 दे रहा था, लेकिन इसने हर बार वैल्यू 0 दे के वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी। कर दिया नहीं? यस या नो? एग्री करते हो इस बात को? बिल्कुल सही। तो ये आ गए। बट हमने एक चीज इसमें ऑब्जर्व नहीं करी कि 1 एंड पॉइंट था। हमने एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी कि 1 क्या था? एंड पॉइंट था। और अगर 1 एंड पॉइंट है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी ही नहीं है। जब 1 एंड पॉइंट है तो मुझे 1 पे देखनी है और 1 प्लस पे देखनी है सिर्फ। सही कह रहा हूं मैं? 1 पे देखनी है और 1 प्लस पे देखनी है सिर्फ। और 1 पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, 1 प्लस पे भी ये वैल्यू 0 दे रहा है, ये तो हमें देखनी ही नहीं थी। और अगर ये हमें नहीं देखनी तो ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। कितने लोगों को 1 वाला समझ आ गया? क्योंकि 1 एंड पॉइंट था, इसलिए 1 पे और 1 प्लस पे, 1 माइनस देखना ही नहीं है हमें। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 पे जब मैं 3 माइनस देखूंगा तो ऊपर डालनी है कि नीचे? बोलो। 3 माइनस देखूंगा तो ऊपर डालनी है या नीचे वैल्यू? ऊपर डालनी है। बहुत सही। तो 3 माइनस पे ऊपर डाल के वैल्यू बताओ। 3 माइनस पे ऊपर डाल के वैल्यू बताओ। ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, बॉक्स इसको 1 बना देगा, और ये आएगा पॉजिटिव 1 बना देगा। तो 3 माइनस पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ऐसे ही 3 प्लस पे नीचे डालूंगा, 3 प्लस पे यहाँ पे डालता हूँ, वैल्यू कितनी आएगी? 9 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट इज
0, बिल्कुल सही। तो एक बार 1 आई थी, एक बार 0, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो देख लेते हैं कितने पॉइंट आए। एक आया 3, ये नहीं आया, ये नहीं आया, एक आया ई, ये तो आने ही थे, कोई नहीं रोक सकता। तो ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए हैं, ये 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए हैं। समझ गए? पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कुछ नहीं करा। अब देखो, मैंने तो आराम आराम से तुम्हें ऑब्जर्व कराया है, पेपर में तुम बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी और हो जाएगी तो और अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएंगे। अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ किस किस के आंसर सही थे। वो लोग यस लिखेंगे जिनका आंसर सही था, जिन्होंने यही 5 पॉइंट निकाले थे एग्जैक्टली। 3 लोगों के सही हैं अभी तक जो मेरे पास आया रिप्लाई। ऐसे नहीं बताना कि सिर्फ एक रह गया था, 2 रह गए थे, जिनके 5 है सिर्फ वो चाहिए मुझे। गौरव कह रहा है मैंने तो कल ही बता दिया था। बहुत बढ़िया गौरव, खन्ना जी से अपना प्राइज ले जाइयो ऑफिस आके, 2 सैनिटाइजर और 2 मास्क दिए जाएंगे तुझे। तो इसका मतलब 3 ही लोगों ने ये सही करा है, या तो बाकी आलसी है यस नहीं लिख रहे, और या फिर आदित्य ने, म्यूजिक वाले बंदे ने और गौरव ने, इन तीनों ने सही करा। लेकिन क्योंकि गौरव ने कल ही बता दिया था, इसलिए इसके लिए स्पेशल प्राइज रखा है हमने। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। किसी को डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है, अभी तक नहीं आया तो नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। 3+ पे लिखा है गग्गू ने। गग्गू 3+ यहाँ पे डालेगा नीचे, तो 3+ डालूंगा तो बनेगा 9+। तो 9+ का फ्रैक्शनल पार्ट, कल भी पढ़ा था हमने कि इंटीजर प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कितना होता है? 0। इंटीजर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1। याद आ रहा है? हालांकि ये टेंडिंग टू 1 होता है, लेकिन इसको 1 ही कहते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का अगर तुम्हें ग्राफ भी याद हो तो ऐसा बनता है। अब देखो किसी भी इंटीजर पे, मान लो इस इंटीजर की बात कर रहा हूं, तो इंटीजर प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है? बहुत छोटी सी, जिसको हम 0 कह रहे हैं। इंटीजर से जस्ट पहले वैल्यू कितनी आ रही है? ऊपर, जिसको हम 1 कह रहे हैं। इंटीजर से जस्ट राइट पे 0, जस्ट राइट मतलब 0 से जरा सी बड़ी तो 0 ही बोलेंगे। जस्ट लेफ्ट पे ग्राफ क्या होता है? यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं वैल्यू को? 1। हालांकि टेंडिंग टू 1 होती है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं वैल्यू को? क्योंकि हम फाइनल आंसर जो देते हैं उसे नंबर ही बोल देते हैं। समझ गए या नहीं कहानी? समझ ही गए होगे मेरे हिसाब से तो। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी बुकलेट में ना कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एक क्वेश्चन है, कम से कम 50 बालकों ने भेज दिया मेरे को, सर इसका क्या मतलब है? अबे अंग्रेजों, कोरोना के टाइम पे तुम आइसोलेट नहीं समझ पा रहे हो? हद हो गया है। कोरोना के टाइम पे आइसोलेटेड नहीं समझ पा रहे हो? देखो ऐसे, जब एफ ऑफ ए उठ के कहीं और चला जाता है, पहले ही दिन हमने ग्राफ नहीं बनाए थे, एफ ऑफ ए उठ के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। और मिसिंग पॉइंट ऐसा, जब एफ ऑफ ए है ही नहीं, मिस हो गया, बीच में से गायब, गुम, ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ गए होगे अब? एक दो क्वेश्चन भी बुकलेट में आंसर गलत है, जैसे के की वैल्यू निकालनी है सच दैट कॉन्टिन्यूअस, के की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही उसमें, लेकिन कुछ आंसर गिवन है, वो तुम कर सकते हो सही, अपने पे भरोसा रखा करो। आगे चलते हैं जिंदगी में हम। चल, अब कुछ कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें बताता हूं तुम्हें, जरा सुनो ध्यान से। एफ ऑफ जी एक्स तो हमने कल कर लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्या तुम्हें ऐसा याद है? पहला, इफ एफ, कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस in close interval a to b, if fx is continuous in close interval a to b, then it is bounded। बाउंडेड का मतलब समझते हो?
बाउंडेड का मतलब कौन कौन समझता है? बहुत बढ़िया। जो कि दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में रहता है। जो फंक्शन जैसे साइन एक्स बाउंडेड है, कॉस एक्स बाउंडेड है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाउंडेड है, ln x बाउंडेड नहीं है, tan x बाउंडेड नहीं है, ये लोग इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये बाउंडेड है सारे। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b, मैंने तुम्हें कहा कि ये a था ये b था, यहां से लेके यहां तक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस रहना है, मतलब मैं पेन नहीं उठा सकता, तो पेन नहीं उठा सकता तो फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, कहीं से भी घूम के आ जाए लेकिन यहाँ पहुंच जाएगा वापसी, या नेगेटिव में भी चला जाए, भले ही ऐसे चला जाए थोड़ा सा घूम के, लेकिन किन्हीं दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में रहेगा ही रहेगा, इसके और इसके, मान लो। क्या कहते हो? तो पहला पॉइंट कॉमन सेंस वाली बात है, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है ए से बी में क्लोज इंटरवल में, तो वो हमेशा बाउंडेड होगा, कभी भी इंफिनिटी पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो इंफिनिटी पे चला गया तो इसमें इसको डिसकंटिन्यूटी लेनी पड़ेगी, कभी तो इंफिनिटी पे जाएगा, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है ए से बी में। कॉमन सेंस लगाइए। अब दूसरा पॉइंट वो कह रहा है, अगर किसी फंक्शन की डोमेन एक क्लोज इंटरवल है तो उसकी रेंज भी एक क्लोज इंटरवल होगा, यही चीज नए तरीके से बोली है, देखो जरा, ये डोमेन नहीं थी, वो कह रहा है अगर किसी फंक्शन की डोमेन क्लोज इंटरवल में है तो उसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल में होगी। फिर से कॉमन सेंस का पॉइंट है, यस या नो? बिल्कुल सही, क्योंकि इंफिनिटी पे तो नहीं जा सकता है। थर्ड पॉइंट वो कह रहा है, अगर f of a and f of b has opposite sign, अगर f of a और f of b के ऑपोजिट साइन है तो इनके बीच में कम से कम एक रूट आई होगी, यस या नो? f of a और f of b के ऑपोजिट साइन है तो कम से कम एक रूट आई होगी इसमें, यस या नो? जितने लोगों को जो भी लग रहा है आंसर देते रहो, रिप्लाई देते रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। बड़े कंजूसों की तरह आंसर देते हो तुम। 109 बालक दिखाई दे रहे हैं मुझे क्लास में, और आंसर आते हैं 30 के 40 के बस। बाकी तो मूवी देख रहे हैं मस्त एकदम। बहुत बढ़िया। 18 लोगों ने आंसर दिया है, अभी तक 19 हो गया। सबने आंसर दिया यस, सबने आंसर दिया यस। मैं इस चीज से तो खुश हूं कि सबका आंसर मैच कर गया है, लेकिन ये है नहीं, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। क्या मैंने कॉन्टिन्यूअस बोला? सिर्फ एक बालक ने लिखा है, पाजी ने भी लिख दिया, 2 लोगों ने लिखा है। कॉन्टिन्यूअस होगा तब ये होल्ड करता है, ये हमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा था, ये भी लिख दिया कुछ बच्चों ने, बिल्कुल सही लिखा है, प्रणब बंसल ने और पाजी ने, इन दोनों ने सही लिखा है बिल्कुल। इफ कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो ये ए ये बी, मुझे ए पे और बी पे अलग साइन लेने हैं, तो मुझे यहां से यहां जाना है पर बिना पेन उठाए। अगर मैं पेन उठा के चला गया मान लो, तब तो जरूरी नहीं है मैं एक्स एक्सिस को कट करूंगा, लेकिन अगर मुझे कहा कि यहां से यहां जाओ बिना पेन उठाए, तो जरूरी है कि मैं कट करके जाऊंगा, कम से कम एक बार तो करूंगा ही। मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट 1 रूट, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और ऑड नंबर में रहेंगी, ये भी हमने याद हो तो इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक के टाइम पे स्टार्ट करा था हमने, वहां पे पढ़ा था, अब याद आ गया। लेकिन ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस है तब, अगर मैंने पेन उठा ही लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि रूट मिले। क्या कहते हो? एग्री करते हो इस बात को? बहुत बढ़िया। गग्गू कह रहा है अगर एक्स एक्सिस को कट कर जाए पर कॉन्टिन्यूअस ना हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है गग्गू, लेकिन ऐसा देख, ऐसे कह रहा है तू, कॉन्टिन्यूअस नहीं है फिर भी कट कर गया, लेकिन हमें जब श्योरिटी ऑफ रूट्स चाहिए तो हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए ही होगा, क्योंकि इस वाले केस में हो सकता है करे और हो सकता है ना करे, ऐसे चला जाए, तो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, तो कोई गारंटी नहीं है ना।
लेकिन अगर मैं कहूं यहां से यहां तक जाना है पर पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए, तो गारंटी है कि तुम कम से कम एक बार तो कट करोगे ही करोगे जब यहां से यहां जाओगे बिना पेन उठाए। क्या कहते हो? चलो, ये सारे कॉमन सेंस वाले पॉइंट हैं जो ऑलरेडी भी बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी बोले जा रहा हूं। अगर एफ ए से बी में कॉन्टिन्यूस है, अगर एफ कोई फंक्शन है जो क्लोज ए से बी में कॉन्टिन्यूस है, तो एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ट्रू या फॉल्स? अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। किसी को नो लग रहा है तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। क्योंकि यहां से यहां आने में क्या करते थे, बस इमेज अबाउट y इक्वल टू x। अगर इसको बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ा तो इसकी फोटो मतलब इसकी इमेज बनाने के लिए भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। सोचो जरा, एग्री करते हो सब इस पॉइंट पे? बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बहुत ही चुन्नू किस्म का थ्योरम है, थोड़ा प्यार से देखना इसको। पहले मैं इसकी अंग्रेजी लिखता हूं तुम्हारे सामने, पहले तुम इसकी अंग्रेजी देख लो क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका। वो कह रहा है इफ f is a continuous function in closed interval a to b, if f is continuous function in closed interval a to b। कॉन्टिन्यूटी की जब भी बात करते हैं हम क्लोज ओपन दोनों में कर सकते हैं। एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड f of a is not equals to f of b, then for any value c, then for any value c belonging to f of a से लेके f of b, there is at least one number x naught, there is at least one number x naught in which in interval a to b, x naught belonging to a to b भी लिख सकते हो, for which f of x naught equals to c। तुम्हारे पास लगभग 30 सेकंड का टाइम है, स्टेटमेंट को समझो, पढ़ो और बताओ कि समझ आ गई, यस या नो। जिस जिसको यस आ गई वो यस लिख दो, जिन जिनको समझ आ गई। देखो बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान। उसने कहा f कॉन्टिन्यूस है a से b में, f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। बस इसका मतलब ऐसे कुछ हो गया, ये a था, ये b था, ये f ऑफ a था और यहाँ पे ये f ऑफ b था। क्या मैंने सही बनाया? जो कंडीशन थी उसके हिसाब से a f ऑफ a, b f ऑफ b। उसने कहा था f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसने मुझे कहा फॉर एनी वैल्यू c जो कि f ऑफ a से f ऑफ b में बिलोंग करती है, मतलब कोई c यहाँ पे होगा बीच में। फॉर एनी वैल्यू c बिलोंगिंग टू f ऑफ a से f ऑफ b, यहाँ पे देयर इज एटलीस्ट वन नंबर x नॉट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम से कम एक बीच में x नॉट होगा जो कि a और b के बीच में आएगा। बस इतना का है कि अगर रेंज का कोई पॉइंट आ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन में भी कोई पॉइंट होगा, क्योंकि फंक्शन का बिना पेन उठाए हमने बनाया है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, यस या नो? इतना ही कहा है उसने। हाँ, अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ये ऐसे होता, ये a ये b, तो जब वो c ढूंढ रहा होता तो c के एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल जाते, 1 2
3 मिल जाते या नहीं मिल जाते बोलो? ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी। तो कह रहा है एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी में अगर कोई पॉइंट ले लोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें एक्स गारंटीड मिलेगा। क्या तुम इस चीज की गारंटी लेते हो? मिलेगा। प्रोवाइडेड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो गड़बड़ भी हो सकती है। देखो मान लो फंक्शन ऐसा हो गया, ये ए, ये बी, ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, और सी जो तुमने ले लिया वो यहां ले लिया। अब बताओ कोई एक्स है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ गई। क्या तुम इस बात को समझ गए? यस या नो? बहुत ही बढ़िया। तो हम आगे चल पड़ते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर रेंज का कोई पॉइंट लोगे, एफ ऑफ रेंज का नहीं कह रहा बेसिकली, क्योंकि इसकी रेंज अलग हो गई है। देखो तो रेंज का पॉइंट कहना अलग चीज है, क्योंकि रेंज इसकी यहां से यहां तक आएगी वाई की वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक अगर कोई पॉइंट लोगे तो बीच में एक पॉइंट एक्स नोट जरूर मिलेगा जो ए से बी में होगा। इतना थ्योरम है, सिंपल सा ही है, बहुत कॉमन सेंस वाला है। तो हटा देता हूँ इसको। किसी को कोई डाउट लिखना हो? कॉन्टिन्यूटी हो गया खत्म। अब मैं डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट लिखना हो कंसेप्ट से रिलेटेड तो लिख दो, मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी बुकलेट के लिए तो डिस्कशन क्लास हो ही रही है तुम्हारी, वो तुम उसमें ही कर लो। 1 मिनट के लिए रुकूंगा सिर्फ मैं, जिसको कोई भी कंसेप्चुअल डाउट हो छोटा मोटा। वैसे तो तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे नंबर भी है, तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हो सकता है तुम कोई ऐसा पॉइंट बोलो जो कि बाकियों के भी काम आ जाए, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं है तो अच्छी बात है। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एंड एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये फंक्शन है। इज इट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस? पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस, दूसरा ऑप्शन है डिसकॉन्टिन्यूस। जिनको 1 लग रहा है वो चैट बॉक्स में 1 लिखेंगे, जिनको 2 लग रहा है वो चैट बॉक्स में 2 लिखेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे, उसके बाद मैं चैट बॉक्स खोलूंगा। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सामने दिख रहा है, पेन चलाना नहीं है, खुद ही सोच के आंसर देना है। और कोशिश करो सब लोग आंसर दें, भले ही सही हो भले ही गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑप्शन दिए हुए, दोनों में से कुछ तो लग ही रहा होगा। तो इस बार रिकॉर्ड बनना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इनबॉक्स का। सभी आंसर दो, सभी, जिसको जो भी लग रहा है 1 या 2, जो भी लग रहा है। कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस ना लिखो, 1 या 2 लिखो। 42 तक पहुंचे हैं, 45 तक। और आंसर चाहिए मुझे, पूरे चाहिए, कंप्लीट, जितने लोग बैठे हैं क्लास में सब। मतलब बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हुए हैं। अब तो कुछ कह भी नहीं सकते ना कि क्लास में बैठे हैं, पता चले तकिया लेके सोए पड़े हैं। 56 हो गए मैसेजेस। 69। बहुत बढ़िया। यार अभी भी आधे लोग सो रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा क्यों सो रहे हैं वो। अरुण कुमार ने आंसर नहीं दिया अभी तक, तुषार ने नहीं दिया है, मितराज ने नहीं दिया है, चयन गोयल ने आंसर नहीं दिया अभी तक, परीक्षित ने नहीं दिया अभी तक, तुषार कपूर ने नहीं दिया, सचिन ने नहीं दिया, अजय सिंह ने नहीं दिया, अचिंत्य ने नहीं दिया, आदित्य ने नहीं दिया, अंकुश ने नहीं दिया, आर्यन ने नहीं दिया, हर्ष ने। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया, हालांकि जिनका मैं नाम नहीं ले रहा उन्होंने दे दिया है।
पारस सहगल ने भी नहीं दिया। पारस धूप सेकी थी तूने एक बार, याद है तुझे? वो अपना ही पारस है ना ये? पारस सहगल है ना? जरा एक बार याद दिलाना मेरे को, यस लिख के कोई। आदित्य दो है। हाँ आदित्य डबास ने दे दिया है, दूसरे ने नहीं दिया होगा। चलो आओ, जितने आ गए आंसर 88 आ गए, पर वो भी बहुत है मेरे ख्याल से। 88 लोगों ने रिस्पॉन्स आज तक नहीं दिया होगा एक क्लास में, लेकिन अच्छी बात है सबने लिखा है। अब मैं एक बार देखता हूँ तुम्हारे जो आंसर है, 1 और 2 मिक्स्ड है। बहुत सारे 1 आए, बहुत सारे 2 आए, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मैं आंसर देना चाहता हूँ वो मैं 1 देना चाहता हूँ। जो मैं आंसर देना चाहता हूँ वो मैं 1 देना चाहता हूँ। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा दिखा होगा कि ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऐसा दिखा होगा तुम्हें, क्या कहते हो? 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर तुम इसको ऑल रियल पे स्टडी कर रहे होते, अगर इस फंक्शन को तुम ऑल रियल पे स्टडी कर रहे होते, तो हम क्या कहते हैं? इसको डिसकंटीन्यूअस कहते हैं। लेकिन अभी हम फंक्शन किस पे स्टडी कर रहे हैं? हम किस पे फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं बोलो? नेचुरल टू नेचुरल। तो अगर मैं तुम्हें कहूं अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स रखो और इस ग्राफ को देखो, तो तुम्हारे दिमाग से ये बीच का सारा एरिया गायब हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्या कहते हो रहा है? अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रखो दिमाग में और फिर देखो, तो ये तुम्हारा गायब हो जाएगा, ये बीच का एरिया। ये सारे एरियाज गायब हो जाएंगे बीच के। और ये गायब वाले एरियाज को हटा के ग्राफ को सोचो, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस दिखाई देने लगेगा। किस किस को दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। मैं इसको इसको तुम्हें मैं एक और एग्जांपल देके, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। बस यस मत लिखो, जिन्होंने यस लिख दिया बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल देता हूँ, अपने पड़ोस में एक छोटे से 5-6 साल के बच्चे को पकड़ना, सिंपल। उससे पूछना बेटा 1 के बाद क्या आता है, वो कहेगा 2। फिर उससे पूछना बेटा 2 के बाद क्या आता है, वो कहेगा 3। 3 के बाद क्या आता है, वो कहेगा 4, एंड सो ऑन चलेगा। सही कह रहा हूं मैं? ये वो ऐसे ही कहेगा ना, जिसने जस्ट काउंटिंग सीखी। ऐसी सिखाते हो ना बच्चों को? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? उससे पूछोगे 1, 1 के बाद 2 आएगा उसका, 1 के फिर 2 के बाद 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो तो जब मैं उससे पूछूंगा 2 का नेबरहुड बता, नेबरहुड मतलब मैं कहूंगा 2 से जस्ट पहले का नंबर बता, तो क्या वो 1 कहेगा मुझे? यस या नो? कहेगा या नहीं? ऐसे ही जब मैं कहूंगा अगला वो बता, तो क्या वो जस्ट मुझे ये कहेगा यस और नो? तो ये उसके लिए जो नेबरहुड है, वो ये बीच वाला स्पेस है ही नहीं। देखो गायब हो गया ये बीच वाला स्पेस, ध्यान से देखो। सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि उसके लिए नेबरहुड का मतलब क्या है, जितना उसको हाँ, तुमसे कोई पूछे 2 का नेबरहुड बताओ, तो तुम ऐसा कुछ कहना चाहोगे 2.0000000 ऐसे कुछ करके 1 ऐसा। हालांकि ये भी मैं गलत कह दूंगा, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली ये। मानते हो इस बात को, यस या नो? अब वो जो क्वेश्चन है, हालांकि काम का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ दिमाग चेक कर रहा था मैं तुम्हारा, ऐसा वो पूछता भी नहीं है आईआईटी में। लेकिन ये क्या है, एक छोटा बच्चा है जिसको यही वाली काउंटिंग आती है, तो इसके लिए नेबरहुड का मतलब वो नहीं होगा जो हमारे दिमाग में है। उसके लिए नेबरहुड का मतलब वो होगा जो उसके दिमाग में है। समझ रहे हो तुम इस बात? तो जब ये बीच वाला एरिया गायब कर दोगे, तो तुम्हें सारी डॉट्स मिलती हुई दिखाई देंगी, ऐसे एक के बाद 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 एक, ऐसे। और उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट डॉट्स। जो एक के बाद एक है तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, हालांकि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है ही। समझ गए बात?
अगर ऑल रियल पे बात कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है ही, दिख ही रहा है, बार बार पेन उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये बीच का एरिया गायब कर दूं मैं, ये सब, तो सिर्फ ये डॉट, फिर ये डॉट, फिर ये डॉट बनेगी, बीच में कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये एरिया है ही नहीं हमारे पास। बच्चे को पता ही नहीं है कि 2 के बाद कुछ और भी आता है बीच में, उसको पता है 2 से अगला नंबर सीधे 3 है, तो 2 3 4 सब लाइनें जोड़ देगा, और जोड़ देगा तो काम बन जाएगा। समझे? सिर्फ दिमाग थोड़ा सा और खुले इसलिए बताया, बाकी पेपर से कोई खास मतलब है नहीं, देता नहीं है वो, और दे देगा तो तुम्हें अब से पता होना चाहिए, कहीं बाद में कहो आपने कहा था देता नहीं है, उन्होंने दे दिया। चल, अब हम कहानी आगे बढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। अब हम कहानी आगे बढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी, एक कर्व बनाओ, ये कर्व है हमारे पास, किसी पॉइंट की बात करी मैंने, पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, एग्री करते हो यस या नो? पी पॉइंट की बात करी, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, होगा या नहीं? जस्ट इसके अगले पॉइंट की बात करी, जस्ट अगले पॉइंट की, ग्राफ में थोड़ी दूर दिखा रहा हूं, मजबूरी है। तो ये पॉइंट Q, Q पॉइंट बनेगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या एग्री करते हो? जस्ट इससे पहले a माइनस एच, तो ये R पॉइंट बनेगा a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या ये सब कुछ एग्री करते हो जो मैंने लिखा है? बहुत बढ़िया। तुम अगर P और Q को ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा, और कुछ ऐसा दिखाई देगा, देगा या नहीं? ये दो कॉर्ड्स बनेंगी, ये जो रेड वाली बनाई है वो कॉर्ड्स हैं फिलहाल के लिए, रेड वाली जो बनाई है वो रेड से ही लिखा है, कॉर्ड्स हैं, मान रहे हो इस बात को? तो मैं एक बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि स्लोप ऑफ आरपी या पी आर बता दो, तो क्या होगी वो स्लोप? स्लोप ऑफ पी आर बता दो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस एच। एग्री करते हो इस बात को? ऐसे ही मैंने तुमसे पूछा स्लोप ऑफ पी क्यू बता दो, लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। क्या एग्री करते हो इस बात को? दोनों स्लोप मैंने लिख दी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं h टेंडिंग टू 0, क्योंकि मैं इसको नेबरहुड वाले पॉइंट बनाना चाहता हूं, h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, इसको भी तुम एग्री करते हो? और अगर h टेंडिंग टू 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो 3 स्टेप्स दिख रही थी वो तीनों मर्ज होके एक ही बन जाएगी। एग्री भी करते होगे इस बात को भी मेरे ख्याल से, या एक नहीं बनेंगे तो जुड़ी जुड़ी सी बनेंगी, बिल्कुल एक के साथ एक चलेगी, तीनों मर्ज होके। उस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, जब मैंने इसको एस टेंडिंग टू 0 कर दिया तो एक यूनिक टेंजेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, जिसकी स्लोप इन दोनों के ही बराबर होगी। क्या तुम इस चीज को भी एग्री करते हो? रेट ऑफ चेंज ही होता था dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना बन रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच बाय ए से ए कैंसिल हो गया, नीचे आया h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, लिख के आ जाएगा घबराओ मत, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये जो टर्म बनी है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो टर्म बनी है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। जस्ट अगले पॉइंट के साथ जब रेट ऑफ चेंज देखा तो राइट हैंड डेरिवेटिव, जब पिछले पॉइंट के साथ देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और क्या तुम बता सकते हो h टेंडिंग टू 0 ले रहा हूं जब मैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यस या नो? बिल्कुल सही, सभी सभी आंसर दिया करो फटाफट से, एकदम से लिख दिया करो। अगर तुम्हें ज्यादा आलस आती है, मान लो तुम अपने टीचर की तरह ही आलसी हो, तो तुम ऐसे लिख दिया करो y या n, मैं इतने में भी समझ जाऊंगा।
लेकिन इतना इससे ज्यादा आलसी तुम्हारा मास्टर भी नहीं है। देखो हाँ, कंजूसी शुरू भी कर दिया, वाकई ऐसे लिखने लग गया, शर्म करो। तो ऐसे भी लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा तुम्हें ज्यादा आलस आ रही है। तो निंदर ने मेरे 25,000 रुपए देने, अभी तक दे नहीं रहा है वो, उसको याद दिला देना। सही है, एग्री करते हो? आदित्य डबास ने लिखा है कुछ ऐसा, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मैक्सिमा और मिनिमा होने पर नहीं होगा आदित्य, मैक्सिमा मिनिमा पे भी होगा, हमेशा होगा, क्योंकि मैं जस्ट पिछले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो मैक्सिमा मिनिमा अगर इसने छेड़ ही दिया बीच में, अब तो हालांकि अभी पढ़ेंगे हम बाद में, ये इस पॉइंट की बात कर रहा होगा शायद। तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं जीरो, इससे जस्ट पहले हम जीरो माइनस कहते हैं, और इससे जस्ट बाद जीरो प्लस कहते हैं। तुम्हें याद हो तो साइन चेंज देखा करते थे। तो लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो फाइनली तो तीनों सेम ही होंगे ना, जीरो प्लस जीरो माइनस या जीरो। सोचो, तो मैंने तुमसे पूछा लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स प्लस वन मान लो, तो तुम आंसर क्या देते हो? टू देते हो, टू माइनस देते हो, टू प्लस देते हो? बताओ जरा, एक ही बात हुई ना। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आए तुम लिखते टू हो। जैसे ही मैं कहता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या आंसर देते हो बोलो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या आंसर देते हो आदित्य? आंसर लिखो। वन देते हो, बिल्कुल सही। लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जिंदगी में वन हो नहीं सकता, जितनी भी तपस्या कर ले कभी वन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर वन देते हैं ना, क्योंकि वन से जस्ट कम कहना चाहते हैं, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमें वन ही कहना पड़ता है। बाई चांस किसी ने मेरे से फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स पूछ लिया, अब बोलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस पे, अब क्या कहोगे? जीरो कहोगे। अब कह सकते हो, एक्चुअल में तो कंसेप्ट क्या है कि वन से हल्का सा कम होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ने हमारा साथ दिया, जीरो पे ले आया, जीरो लिख दिया। लेकिन यहाँ तो हमारी मजबूरी है ना, हम वन माइनस तो आंसर में दे नहीं सकते, वन ही देना पड़ता है, तो मजबूरी में वन लिखते हैं। तो ऐसे ही इनको भी बराबर ही कहा जाएगा। चलो एक बार इधर आ जाओ वापसी, जो हम बात कर रहे थे, आदित्य ने पूछा तो हमने, हाँ आदित्य ने लिख दिया, सही है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। For a function to be differentiable at x equals to a, its left hand derivative must be equals to right hand derivative and both should be finite। जैसे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में तीन चीजें थी, क्या क्या थी वो तीन चीजें? वो थी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, ये तीनों बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी थी हमने। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन दे रहा हूं मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या? उसके जस्ट पिछले वाले पॉइंट के साथ स्लोप निकाल ली। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट के साथ स्लोप निकाल ली। और जब मैंने टेंडिंग टू जीरो कह दिया तो वो एक यूनिक टेंजेंट बन गया, तो दोनों को क्या कह दिया हमने? बराबर। तो मैं हमेशा क्या कहूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर और फाइनाइट है अगर, तो वो क्या होगा हमारे पास? देन फंक्शन इज fx is differentiable at x equals to a। क्या इतनी कहानी तुम्हें समझ आ गई है? क्या इतनी कहानी तुम्हें समझ आ गई है? यस या नो? पूरी कहानी का समरी यही है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। जैसे कॉन्टिन्यूटी में मैंने पहली लाइन में लिख दिया था, वैसे ही इसको इसकी पहली लाइन मान लो। अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तुमने यस लिख दिया है काफी सारे बच्चों ने, तो हम आगे चलते हैं। अब मैंने तुम्हें एक चीज क्वेश्चन बनाया, ये फंक्शन है, इस पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट है ए। जस्ट लेफ्ट पे टेंजेंट बनाया, कुछ ऐसा बना। जस्ट राइट पे टेंजेंट बनाया, कुछ ऐसा बना। अगर मैं कहता हूं क्या ये दो, अभी तुम्हें पैरेलल दिख नहीं रही, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो दो लाइंस मैंने बनाई है रेड वाली, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आए हैं? सोच के बताओ। रेड वाली लाइंस पैरेलल है, आए हैं? फाइनाइट भी आए हैं, ये भी सोच के बताओ।
सही कह रहा हूं? तो ये बराबर भी आ गए, फाइनाइट भी आ गए, लेकिन तब भी क्या फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहूंगा? यस या नो? बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, नॉट डिफरेंशिएबल कहूंगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था इसमें। तो सबसे बेसिक, इससे भी पहले सोची जाने वाली कंडीशन इज कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहली चीज, एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहली चीज ये है। उसके बाद दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल और फाइनाइट। क्या तुम्हें पूरी डेफिनेशन समझ आई डिफरेंशिएबिलिटी की? यस या नो? जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जैसे कॉन्टिन्यूटी की भी पॉइंट वाइज बात कर रहे थे ना, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। हाँ, इस पॉइंट पे कोई पूछे डिफरेंशिएबल है, इस पे है, इस पे है, बाकियों में तो है ही। देखो इन पॉइंट्स पे है, लेकिन जिस पॉइंट की वो अलग अलग पॉइंट हमें जाए, जैसे कॉन्टिन्यूटी में कर रहे थे वैसे ही, कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, वैसे वाला, ऐसे ही डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद बात आएगी कि वो हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, फाइनाइट है या फिर नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। क्या तुम इसको बचपन से नहीं जानते हो? देखते हैं ये क्या बनेगा, x फॉर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0, ऐसा बनेगा। मैंने तुम्हें कहा राइट साइड से डेरिवेटिव बताओ, बताओ जरा, राइट साइड से डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव से पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि पहली चीज तो यही थी ना कि कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो 0 प्लस 0, 0 माइनस, इन तीनों पे वैल्यू बताओ, सेम आ रही है या नहीं आ रही? पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले, बिल्कुल सेम आ रही होंगी, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। और अगर तुम्हें याद हो तो हमें इसका ग्राफ ही पता है, ऐसा बनता है, थोड़ा सा गड़बड़ बना लेकिन ऐसा बनता है, पेन नहीं उठाना पड़ता है पूरे ग्राफ में। क्या कहते हो? दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव बताओ। लेफ्ट साइड मतलब 0 माइनस पे, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव बताओ। -1 आ रहा है या नहीं? राइट साइड से डेरिवेटिव बताओ, 1 आ रहा है या नहीं? +1 मतलब, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, डिफरेंशिएबल कहोगे या नहीं? यस या नो? बिल्कुल नहीं कहोगे, बिल्कुल सही जवाब, समझे? क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस तो आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आए। और अगर डेरिवेटिव बराबर नहीं आए तो मैं क्या कह दूंगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं क्या कह दूंगा, नॉन डिफरेंशिएबल है। और यहीं पे एक और बात बता देता हूं, ग्राफिकली जब भी शार्प एज बनेगा, ग्राफिकली जब भी शार्प एज बनेगा, देखो बन रहा ना एकदम से शार्प एज, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी। ग्राफिकली जब भी शार्प एज बनेगा उस पॉइंट पे, जैसे ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी में क्या कहते थे, जहां पे पेन उठाना पड़ेगा, समझे? म्यूजिक वाला बंदा कुछ कहना चाह रहा है, एक बार सुन लेते हैं। कह रहा है ऐसा हमने फंक्शन में एक जगह देखा, थोड़ी सी झलक। हाँ देखा था, बिल्कुल सही बात है, फंक्शन के टाइम पे भी मैंने तुम्हें कुछ कुछ ऐसा बताया होगा। तो वो हमें पॉइंट खुद बताएगा। मान लो वो हमें कहता इसी फंक्शन को x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर दो, x इक्वल्स टू 1 मतलब ये पॉइंट, इसके अबाउट राइट, मतलब पहले कॉन्टिन्यूटी देखोगे कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा, राइट लेफ्ट डेरिवेटिव देखोगे तो दोनों इसमें डलेंगे, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस दोनों इसमें डलेंगे, तो दोनों से 1 आएगा, देखो डिफरेंशिएबल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें खुद ही बताएगा किस पॉइंट पे, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करे वैसे ही आएंगे इसके विषय में। तो ग्राफिकली बोलो, पहली चीज पेन उठाना पड़े, क्योंकि अगर पेन उठाना पड़ा तो डिसकंटिन्यूटी आ गई, और डिसकंटिन्यूटी आते ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो एक के साथ एक फ्री है ही, बाय 1 गेट 1 फ्री, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन थी कि कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए। दूसरा, शार्प एज, मान लो पेन नहीं उठाना पड़ा लेकिन शार्प एज बन गया, क्या ये
ग्राफिकली ऐसे बता दोगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, यस या नो? जहां पेन उठाना पड़ रहा है वहां कह दोगे नॉन डिफरेंशिएबल, या फिर जहां पे शार्प एज बन रहा है वहां पे भी कह दोगे नॉन डिफरेंशिएबल। समझ गए? क्या मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं? मेरे ख्याल से तो नहीं, बाकी तुम यस कहोगे मैं लिखूंगा तब भी नहीं, तो जो तुम्हारा मन है कह के देख लो, है ना। बाकी आजकल म्यूजिक वाला बंदा मेहनत बहुत कर रहा है तुम्हारे लिए नोट्स बनाने के लिए, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू लिख के भेज देना जो जो उसके नोट्स यूज कर रहे हो, बढ़िया नोट्स बना के भेजता है वो। आगे चलते हैं, तो वो लिख ही देगा इसको अंग्रेजी में, देखना अपने आप तुम। हाँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो हमें पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। पता चल गया तुम्हें या नहीं पता चला? अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, मैंने कहा कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। क्या कॉन्टिन्यूअस होने के लिए भी डिफरेंशिएबल होना जरूरी है? मतलब वाइस वर्सा ट्रू है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। देखो ये रहा, यही एग्जांपल है सेम बिल्कुल, कि कॉन्टिन्यूअस तो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी पे डिपेंड करती है, कॉन्टिन्यूटी डिपेंड नहीं करती है। समझ गए इस बात को? कॉन्टिन्यूटी अलग कंसेप्ट है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में हमें जरूरत पड़ रही है कॉन्टिन्यूटी। समझ गए? तो अब देखते हैं शार्प एज बन जाएगा तो हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। चलो अब सुनो, अगर मुझे किसी ने कह दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या मैं इससे ये इंप्लाई कर सकता हूं कि वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही उस पॉइंट पे, गारंटेड? यस या नो? सोच के बताना। अगर मुझे किसी ने कह दिया x इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल है, तो मैं गारंटेड ये कह सकता हूं कि कॉन्टिन्यूअस होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया जिन्होंने, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल वो तभी हुआ होगा जब इस अग्नि परीक्षा से होके गुजरा होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? जब तक इसको क्रॉस नहीं करा होगा डिफरेंशिएबल हुआ ही नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। इस बात को तुम सबने अभी एग्री कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्टिन्यूअस है, दिस इंप्लाइज कि डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल नहीं कह सकता। कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एलिजिबल हो गया है। मुझे डेरिवेटिव देखने होंगे लेफ्ट और राइट, अगर वो आए तो होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ऐसा कहना चाहिए मुझे। तो इसको हटा देता हूं। कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करेगी मे और मे नॉट बी। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे कि है या नहीं। सही कह रहा हूं मैं? अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस हुआ या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो क्या मैं इंप्लाई कर सकता हूं कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस या नो? अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ क्या मैं इंप्लाई कर सकता हूं नॉन डिफरेंशिएबल होगा? यस या नो? बिल्कुल कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसमें भी एक आधे बालक ने मे और मे नॉट भी लिख दिया है, अगर उसको अभी भी कोई डाउट है तो फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। देखो पहली कंडीशन क्या थी? कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। क्या तुम्हें इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है? क्या तुम्हें इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है? डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट बताया आज, जैसे पहली क्लास में तुम्हें कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट बताया था। अब सुनो, आ गया है तो अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूटी की बुकलेट मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूं कि करनी है करनी है, तो मेरे ख्याल से इस संडे तक खत्म हो जानी चाहिए। हो जाएगी? यस या नो? कुछ लोग कर ही चुके होंगे, या जिनकी कुछ रह भी गई होगी। ज्यादा बड़ी बुकलेट नहीं है, छोटी सी बुकलेट है। और मैं मंडे से चिल्ला रहा हूँ मेरे ख्याल से कि साथ साथ करते रहना। वेंसडे भी तुम्हें मिला था, वेंसडे मैथ की क्लास नहीं थी, तब भी मैंने कहा था कर लेना। तो कोशिश करना इस संडे तक, मुझे पता है कि तुम्हारा टेस्ट भी है संडे को, लेकिन कोशिश करना इस संडे तक निपट जाए, क्योंकि हम मंडे से जब हमारी क्लास होगी तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, और तब डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करने होंगे।
क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी भी छोटा ही टॉपिक है एज कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूटी। जैसा कॉन्टिन्यूटी था जितनी क्लास लगी थी उतनी लगेगी, एक आधी कम या एक आधी ज्यादा, और हो सकता है कम ही लगे एक आधी। तो अगले हफ्ते में ये भी खत्म हो जाएगा डिफरेंशियबिलिटी, तो क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हें इसकी बुकलेट करनी होगी, इसलिए संडे तक ये बुकलेट कोशिश करके निपटा देना। हालांकि कॉन्टिन्यूटी मैंने तुम्हें कहा था कि 3 क्लास का टॉपिक है मैक्सिमम, वो भी, लेकिन हमने 4 क्लास में पढ़ा उसको ताकि तुम बुकलेट कर सको। 4 भी नहीं, 4.5 में, एक आधी पहले भी लगाई थी, याद आ रहा है? आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, ताकि तुम बुकलेट कर पाओ। लेकिन अभी भी अगर तुम साथ साथ नहीं चलोगे, मैं 11th के टॉपिक भी डाल रहा हूँ टेस्ट में, तुम लोग देख रहे हो, मैं इसको भी कंसीडर करके चल रहा हूँ कि तुम्हारा टाइम इसमें भी लग रहा है, इसलिए मैं इधर का काम बहुत कम दे रहा हूँ ताकि तुम ये भी अच्छे से रिवाइज कर सको। अगर तुम अभी भी इनको मैनेज नहीं करोगे तो इसका मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा फिर 11th के लिए, फिर मत सोचना, समझ रहे हो? कहीं बाद में सोचो फिर 11th का कुछ रहेगा। ये 11th इसीलिए डाल रहा हूँ जिसके जो जो टॉपिक मैं 15 दिन पहले बता देता हूँ तुम्हें, जैसे इस बार मैंने बता दिया था स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों आएगा, 15 दिन पहले बता देता हूँ, ताकि 15 दिन में तुम एक एक घंटा भी इनको दे दो तो 15 घंटे में रिवीजन बहुत अच्छी हो सकती है। किसी की मान लो ये टॉपिक वीक थे तो 1.5 घंटा दे दे डेली का, वो तुम्हें मैनेज करना है, लेकिन मेरे 15 दिन 2 चैप्टर के मेरे ख्याल से बहुत होते हैं। अगले चैप्टर क्या डालूंगा वो तुम्हें पता ही है, स्ट्रेट लाइन से पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला टाइप भी डालूंगा। 2 कहोगे 2, 3 कहोगे 3, वो देख लेंगे हम कि टेस्ट कब है किस हिसाब से। लेकिन बहुत आराम आराम से चल रहा है मैथ्स में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, तो वो तुम देख लेना, लेकिन मैनेज करके चलो चीजों को, तो 11th भी स्ट्रांग हो जाएगी, 12th भी स्ट्रांग हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, हम अगली क्लास में कॉन्टिन्यूटी डिस्कस, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? इसके लिए प्रिपेयर कर लेना, ऑल द बेस्ट। एक एबीसीडी नाम का बालक है, पूछ रहा है कि टेस्ट का लेवल कैसा होगा। ठीक होगा, एडवांस पैटर्न है, वैसा ही होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं ज्यादा आसान भी नहीं। गग्गू कह रहा है, गग्गू कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। गग्गू मैं मीटिंग एंड के बटन दबा चुका हूँ, अब तू क्वेश्चन पूछ रहा है। 90 डिग्री पर डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा? अगर दो लाइंस 90 डिग्री पे है, ऐसे ही देख 90 डिग्री तो दिख रहा है ऑलमोस्ट, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा गग्गू, शार्प एज बनेगा ना। चलो अब मैं एंड कर रहा हूँ, बाय बाय।